आज की इस वीडियो में हम लोग शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इससे संबंधित ही नोट्स पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इससे संबंधित अध्ययन सामग्री पढ़ी है, तो उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न कर पाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के जब मैं 4 ऑप्शन बताऊं, आप कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें अपना ऑप्शन नोट कर लीजिए, जिससे कि आप वीडियो के अंत में देख सकें कि आपके कितने आंसर्स बिल्कुल सही आए। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, स्वरों के मेल, स्वर एवं व्यंजनों के मेल, निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल। तो अब बात आ रही है कि आपके शब्द क्या होते हैं, तो आपको इसका ऑप्शन बताना है। चलिए अब आपको आंसर दिखाया जाए। ऑप्शन ए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। जैसे कि आपको अध्ययन सामग्री में बताया था कि शब्द क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है स्वरों के मेल, ऑप्शन बी, वह इसलिए गलत है क्योंकि शब्दों में आपके व्यंजन भी होते हैं। ऑप्शन सी, स्वर एवं व्यंजनों के मेल, यह इसलिए गलत है कि स्वर एवं व्यंजनों का मेल तो होता ही है, लेकिन उससे अर्थ कुछ सार्थक निकलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है। और ऑप्शन डी में लिखा है निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल, तो शब्द हम सिर्फ सार्थक शब्दों के मेल को समझते हैं, इस वजह से ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया है। ठीक है, यही देखिए आपको मैंने परिभाषा यही बताई थी कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, सामान्यतः शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? अपना आंसर नोट कर लीजिए। अब आपके सामने आंसर खोला जाए। ऑप्शन ए 2, क्योंकि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक और जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये उत्तर हमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मिला भी था। मिला था कि नहीं मिला था? निरर्थक और सार्थक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है? अनुकरण, अनुगामी, कामचोर और कान। इसमें आपको बताना है मूल शब्द कौन सा है। आपका उत्तर होगा डी, कान। क्यों होगा, आइए देखते हैं। कान मूल शब्द है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। यह मूल शब्द भी कहलाते हैं। हमने अध्ययन सामग्री में पढ़ा था कि जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, और उन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। इनका अलग अलग खंड करने पर प्रत्येक का सार्थक खंड नहीं होगा। जैसा कि हमें यहाँ पे जितने भी शब्द हैं दिख रहे हैं, जैसे अनुकरण है, उसमें अनु और करण को तोड़ सकते हैं। अनुगामी में अनु और गामी को तोड़ सकते हैं। काम चोर में काम और चोर को अलग कर सकते हैं, मगर कान में अलग करने पे कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। यौगिक शब्द होते हैं 2 स्वरों के मेल, 2 अक्षरों के मेल, 2 शब्दों के मेल, निरर्थक शब्दों के मेल। यौगिक बताना है। चलिए आपका आंसर है सी, 2 शब्दों के मेल। यौगिक मतलब होता है जुड़ना, तो जो 2 शब्द जुड़ जाते हैं, 2 या 3, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए यही हमने बताया भी था। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है मूल शब्द, यौगिक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। आपको बताना है शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है मूल शब्द, यौगिक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। अपने अपने ऑप्शन सोच लीजिए, और ये रहा आपके सामने आंसर, ऑप्शन बी, यौगिक शब्द। अभी हमने पूर्व में पढ़ा है ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यही भी हमने पढ़ा है। यौगिक शब्दों की रचना 2 प्रकार से होती है, शब्दांश के शब्दों के मेल से और शब्दों के मेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आपको बताना है।
तो आपका ऑप्शन होगा बी, जो कि होता है 2। कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय, ये हम लोगों ने पढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर शब्द किसका रूप है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर आपका रूढ़ शब्द तो मेरे ख्याल से नहीं है। अब आपको बताना है यौगिक और योग रूढ़ में से बताना है कि ये तोड़ा जा सकता है कि नहीं। यदि इसको तोड़ा जा सकता है तो ये यौगिक हो जाएगा। उत्तर आया सी, यह योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। क्यों? लंबोदर, लंब प्लस उदर, यह लंबोदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अपने सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, जिसका अर्थ गणेश है। यदि लंबोदर का अर्थ गणेश के सेंस में नहीं होता तो लंबोदर आपका यौगिक शब्द होता। यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको टोका है, ठीक है। तो लंबोदर जो शब्द है, अगर हम इसे तोड़ें तो लंब प्लस उदर टूट रहा है, किंतु यह किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। आगमन, जलज, काम, कक्षाध्यापक। देखिए, अभी हमने जो योग रूढ़ समझा, क्या मतलब है कि वह शब्द टूटता है मगर किसी तीसरे को इंगित करता है। तो यहाँ पे हमें वो देखना है जो किसी तीसरे को इंगित ना करे। काम को तोड़ नहीं सकते, काम आउट हो गया। जलज, जलज किसी तीसरे को इंगित करता है, ठीक है, तो जलज भी हट गया। अब आपका बचता है कक्षाध्यापक और आगमन, ठीक है। कक्षाध्यापक को अगर हम तोड़ते भी हैं तब भी कक्षा और अध्यापक बनेगा। तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कक्षाध्यापक। कक्षा प्लस अध्यापक के अलग अलग खंड का सार्थक अर्थ निकल रहा है, क्योंकि यौगिक के लिए ये भी एक कंडीशन है कि तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकले। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनेक। तो उत्तर है आपका सी, 4। कौन कौन से हैं प्रकार? देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 प्रकार हैं: तद्भव, तत्सम, देशज तथा विदेशी। अगला सवाल, रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, यौगिक। हमें रचना के आधार पर बताना है, तो रचना के आधार पर आपका कौन सा आएगा इनमें से आपको बताना है। आपका आएगा ऑप्शन डी, यौगिक। क्यों? क्योंकि यौगिक में ही तो बताया है, जो शब्दों को जोड़ के योग से बनता, तो शब्द की रचना ही तो हो रही है, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। अगला प्रश्न है, अभिधा क्या है? शब्द शक्ति का प्रकार, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव। आपका उत्तर होगा ए, शब्द शक्ति का प्रकार। अभिधा शब्द शक्ति का एक प्रकार है। शब्द की जिस शक्ति से उससे सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। यथा आग जल रही है, वाक्य में आग वाच्यार्थ में प्रयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग हैं: तद्भव, तत्सम, सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी, देशज, विदेशी। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकारी और अविकारी। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के 2 भाग विकारी तथा अविकारी हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3। क्या क्या है देखिए, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में द्विरक्त शब्द कौन सा है? योगाचार, बड़ाई, जीवन मरण, जगह जगह। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जगह जगह, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जा रहा है। इस प्रकार के शब्दों को द्विरक्त कहते हैं। देखिए, जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो वह द्विरक्त या पुनरुक्त कहलाता है, यथा घर घर, जंगल जंगल, जगह जगह इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। लड़का पढ़ रहा है, क्या वह जाएगा? आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। तो यहाँ पे आपके सामने 4 वाक्य हैं। हमने साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य तीनों पढ़े हैं। तो पहचानिए कौन सा आपका विकल्प होगा, ए होगा या डी होगा? तो आपका ऑप्शन होगा डी। क्यों होगा, आइए समझते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे और, एवं, अथवा, तथा इत्यादि द्वारा जोड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में और का इस्तेमाल हुआ है, जबकि और किसी भी ऑप्शन में और, एवं, तथा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। यह साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त वाक्य। जैसे कि अभी मैंने बताया कि संयुक्त वाक्य में और शब्द का प्रयोग किया जाता है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, और यहाँ पे प्रश्न में और का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली ओर बढ़ते हैं। वाक्य में कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपका उत्तर आएगा ए, वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। आगे बढ़ते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया? वाह, कितना सुंदर दृश्य है। इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता। जहाँ भी ना, नहीं, इस तरीके के शब्द का प्रयोग हो उसी को बोलते हैं निषेधवाचक। तो देखिए कहाँ पर ऐसा है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो तो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। इसमें निषेधवाचक अव्यय क्रिया के पहले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य होता है जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जिसमें संदेह का बोध होता है, जिसमें किसी बात का होना प्रकट होता है। तो आपको मालूम है विस्मयादि बोधक हमेशा आश्चर्य के लिए होता है, आश्चर्य से खुशी, आश्चर्य से गम, सब कुछ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, जिस वाक्य में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में शर्त का बोध होता है, जिस वाक्य में प्रार्थना या उपदेश का बोध होता है, जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार होता है। एक मिनट। वाक्य में पदक्रम के नियम के अनुसार होता है कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्म, कर्ता, क्रिया, क्रिया, कर्ता, कर्म, कर्म, क्रिया, कर्ता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा। जैसे आपको मालूम ही है कि सबसे पहले हमारा कर्ता आता है। तो यहाँ पे देखिए, आप बाई चांस की बात है, आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए कि पहला एक ही चीज़ पता होने पे आपका सवाल सही हो जाता है कि आपको मालूम है सबसे पहले कर्ता होता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में पहले कर्ता लिखा है, तो आपको और कुछ देखना ही नहीं है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया रखते हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट होने के साथ वाक्य अशुद्ध भी नहीं होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
देखिए, लड़का पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत। लड़का है, एक वचन है तो पढ़ता होना चाहिए। लड़की का संगीत सुनने लायक है। घोड़ा दौड़ता है। तुम हमेशा पढ़ता है। अब एक तो मैंने बता दिया, बाकी नहीं बताऊंगी, तो जल्दी से सोचिए, फिर मैं आंसर बता रही हूँ आपको। आपका ऑप्शन होगा सी, घोड़ा दौड़ता है। क्यों होगा? देखिए, तुम हमेशा पढ़ता है तो यह गलत है, तुम हमेशा पढ़ते हो होगा, ठीक है। और लड़की का संगीत सुनने लायक है, तो यहाँ पे लड़की की जगह लड़के का संगीत सुनने लायक है, वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य को पहचानिए। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन बाजार गया और पुस्तक खरीदी। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को बचाना मुश्किल है। काव्य में मधुरता थी और लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते रहे। तो यहाँ पे आपको बताना है सरल वाक्य कौन सा है। मैंने तो पहचान लिया, तो मैं बता रही हूँ, ऑप्शन ए, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। यह सरल वाक्य है क्योंकि इसमें विधेय एक ही है। जब एक विधेय होता है तो वही आपका सरल वाक्य होता है। अगला प्रश्न, संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं या हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमने कितने प्रकार पढ़े हैं? 3, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। यही देखिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। सरल वाक्य तो नहीं हो सकता, यह मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कहीं भी और नहीं लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त, सरल, मिश्र, गुणवाचक। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी मिश्र होगा। यहाँ पे भी देखिए, जैसे ऊपर के प्रश्न में क्या था, एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ था, वही यहाँ पर हुआ है। हाँ देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, उपयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य है क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, यह वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य सही है? एक गीतों की पुस्तक ला दो। गीतों की एक पुस्तक ला दो। पुस्तक एक गीतों की ला दो। पुस्तक गीतों की एक ला दो। आइए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी, गीतों की एक पुस्तक ला दो, यह वाक्य सही है। गीतों का आशय कई गीतों का संग्रह प्रकट करता है। अगला है सही वाक्य पहचानिए। बंदर को काटकर चाकू से फल खिला दो। चाकू से बंदर को काटकर फल खिला दो। चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। फल काटकर चाकू से बंदर को खिला दो। तो आपका उत्तर इसमें सी सही है। चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। विकल्प सी में निर्दिष्ट वाक्य सही है जो क्रमिक भावों को अभिव्यक्त करता है, शेष में ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बाकी अन्य वाक्यों को तो उनका कुछ और ही अर्थ निकल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि वाक्य में मुझे नहीं होना चाहिए। वाक्य में मिले अंत में नहीं होना चाहिए। वाक्य में रुपए मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए। वाक्य में जो रुपए है वह मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए। मतलब कि मुझे केवल 10 मात्र रुपए, ये चीज़ कहना। वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। मुझे केवल 10 रुपए मात्र मिले। वाक्य में मुझे नहीं होना चाहिए। वाक्य में मिले अंत में नहीं होना चाहिए। मुझे केवल 10 रुपए
मिले तो होना ही चाहिए। वाक्य में रुपए मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए। रुपए जो है वो मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए। मुझे केवल 10 रुपए मात्र मिले। वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए, मुझे 10 रुपए मात्र मिले। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए जब हम सिर्फ केवल का प्रयोग कर रहे हैं तो मात्र नहीं लिखना चाहिए, और मात्र लिख रहे हैं तो केवल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें केवल और मात्र दोनों का प्रयोग किया गया है, जबकि दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा मुझे 10 रुपए मात्र मिले। यही बात मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। मैंने बार बार सवाल देखिए इसलिए पढ़ा ताकि आप इसी तरीके से कंफ्यूज होते हैं ना, फिर कैसे आंसर तक पहुंचना है इस चीज़ को समझें। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार की जननी आवश्यकता है। वैसे तो अभी हमने बाकी ऑप्शन देखे नहीं हैं, क्योंकि मुझे मालूम है पहला ऑप्शन ही सही होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। फिर भी हम अन्य विकल्प देख लेते हैं। देखिए, आविष्कार आवश्यकता की जननी है आविष्कार की आवश्यकता। जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन ए ही सही होगा, जबकि हमने बाकी विकल्प नहीं देखे थे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो देखते हैं आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, शुद्ध वाक्य है क्योंकि क्रमिक भावों को व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। तो किसी भी चीज़ के अंग होने के लिए में का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आपका उत्तर के का प्रयोग होता है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। यह शुद्ध वाक्य है। शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होते हैं, कोई संबंध नहीं होते, दोनों अलग अलग रहते हैं, कभी कभी संबंध होते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ए, ऑप्शन, अटूट संबंध होते हैं। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं, पर दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक शब्द के एक ही अर्थ हो सकते हैं, 2 अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ हो ही नहीं सकते। तो पहली बात तो हमने बताया, पढ़ा था कि शब्द वही होते हैं जो सार्थक होते हैं, मतलब उनका कुछ अर्थ तो होगा। अब एक ही अर्थ हो, 2 ही अर्थ हो, अनेक अर्थ भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हमें अनेकार्थी शब्दों के बारे में भी हम जानते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। धरा का अर्थ है पृथ्वी, आकाश, नदी की धारा, धारणा। तो आपका उत्तर है ए, धरा, पृथ्वी। धरा का अर्थ पृथ्वी होता है। दाशरथी का अर्थ है दशरथ, दशरथ, दशरथ का पुत्र, दशरथ चलाने वाला। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दशरथ का पुत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है? गगन, नभ, अंबर, अंबक। तो आप सभी जानते हैं कि गगन, नभ, अंबर सबका एक ही अर्थ होता है। क्या होता है आप सोचिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, अंबक आंसर हो जाएगा। और गगन, नभ, अंबर इन तीनों का अर्थ आकाश होता है। ये संभवतः आप सभी को पता होगा। अंबक का अर्थ आँख होता है, शेष आकाश के समानार्थी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। सोचो सोचो, मुझे तो पता है, बता रही हूँ, ऑप्शन ए, ज्ञान। हम वैसे भी कहते हैं कि वेद किसके लिए होते हैं? ज्ञान के लिए होते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो आपने वेद का एक और शब्द सीखा, श्रुति। अगला आगे बढ़ते हैं। कटक का सही अर्थ है काटना, कीट, सेना, सरपट। तो आपका ऑप्शन है सी, सेना। कटक का सही अर्थ सेना है। आगे बढ़ते हैं। शक का अर्थ है मनोज, पिनाकी, इंद्र, पंचबाण। शक का अर्थ है सी, इंद्र। अगला क्वेश्चन। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? इंद्र, बंदर, कपीश, मरकट। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, इंद्र, क्योंकि बाकी सब बंदर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। कतिपय का अर्थ है अनेक, शायद,
थोड़ा, कुछ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा डी, कुछ। कतिपय का अर्थ कुछ होता है। अलभ्य का अर्थ है जिसे कभी प्राप्त ही ना किया जा सके, जिससे लाभ प्राप्त ना किया जा सके, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे हमेशा प्राप्त ना किया जा सके। तो आपका उत्तर है ए, जिसे कभी प्राप्त ही ना किया जा सके। अगला प्रश्न है, अज़िर का क्या अर्थ है? आंगन, आकाश, पृथ्वी, जो बूढ़ा ना हो। तो आपका उत्तर है ए, आंगन। अज़िर का अर्थ आंगन होता है। आदि का अर्थ है शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आधा भाग, समय। तो उत्तर है बी, मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं। उद्यत का अर्थ है तैयार, उद्दंड, उघाड़ना, लेना। तो आपका उत्तर है ए, तैयार। उद्यत का अर्थ है तैयार होता है। शकल का अर्थ है संपूर्ण, टुकड़ा, कल रहित आकृति। तो उत्तर है बी, टुकड़ा। शकल का अर्थ टुकड़ा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।